बताइए जरा, हम यहाँ पर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया चिल्लाते रह गए और भारत का रुपया 2025 में एशिया का सबसे खराब परफॉर्म करने वाला करेंसी बन गया। हेडलाइंस चल रही हैं साहब कि डॉलर स्ट्रांग है इसलिए रुपया गिर गया। लेकिन मैं आपको एक बात साफ बता दूं कि इस बार कहानी पूरी तरह उल्टी है। आप इस बार अकेले डॉलर को विलन नहीं बता सकते। इस बार विलन खुद हम हैं, खुद हमारा रुपया है। और विलन का असली किरदार छुपा हुआ है NERF नीर और RRR रीर नाम के टेक्निकल इंडिकेटर्स में, जिन्हें समझने की फुर्सत किसी को भी है नहीं और इसीलिए किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल कहानी इस बार कुछ ऐसी है कि रुपया सिर्फ डॉलर नहीं बल्कि यूरो, पाउंड, येन, युआन इन सब के मुकाबले गिर रहा है। और जब एक करेंसी ग्लोबल बास्केट के सामने गिरती है तो आर्थिक भाषा में इसे टेम्पररी वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल वर्नरेबिलिटी कहा जाता है। और आज हम उसी वल्नरेबिलिटी का सर्जिकल डिसेक्शन करने वाले हैं, बिना इमोशन के, बिना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डेटा के, सिर्फ हार्ड डेटा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड मॉनेटरी लॉजिक के साथ में। चलिए सबसे पहले बताता हूं कि दरअसल रुपये के साथ में हुआ क्या है। दरअसल एक साल पहले रुपया था 84 रुपए 50 पैसे पर और आज वो पहुंच गया है 90 रुपए की रेंज में। पर बड़ा शौक यह है कि यूरो के सामने गिरावट डॉलर से भी तेज हुई है। पाउंड के सामने सिचुएशन और खराब है। जापानीज येन जो दुनिया भर में कमजोर माना जाता है उसके सामने भी रुपया कमजोर पड़ा है। चीनी युआन के सामने भी डेप्रिसिएशन देखने को मिला है और इसीलिए इसे कह रहे हैं ग्लोबल वीकनेस, नॉट बायलैटरल वीकनेस, है ना। सिर्फ डॉलर के सामने नहीं टूटा है, यानी रुपया अमेरिकी दबाव में नहीं टूटा है, रुपया हर तरफ से पिट रहा है। और जब एक करेंसी ब्रॉड बेस्ड डिक्लाइन दिखाती है तो समझ लीजिए कि सवाल डॉलर का नहीं बल्कि सवाल घर की ही किसी समस्या का है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है वाई जी, तो आंसर छुपा हुआ है नीर और रीर में। जो लोग कहते हैं कि रुपया तो हमेशा डॉलर से ही कंपेयर होता है, उनके लिए ये एनालिसिस आंखें खोलने वाला है। किसी भी देश की करेंसी की असली सेहत दो इंडिकेटर से चलती है। पहला होता है नीर मतलब कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और दूसरा होता है रील मतलब कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। यह रुपया का असली मेडिकल रिपोर्ट होता है। नीर की अगर मैं बात करूं नॉमिनल फॉल या वर्ल्ड वाइड वीकनेस, तो देखिए नॉमिनल बताता है कि रुपया दुनिया की 40 प्रमुख मुद्राओं की टोकरी के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है। 2015-16 को बेस ईयर अगर हम माने तो 100 रुपए आप लेके चलिए। अगर आज नीर 90 है तो इसका मतलब यह है कि रुपया 10% कमजोर हो चुका है। अब आप इसको देखिए असली तरीके से। जनवरी 2022 में नीर की वैल्यू थी 93.94। जनवरी 2025 में नीर की वैल्यू हो चुकी है 90.75। थोड़ी गिरावट है लेकिन मैनेजेबल है। लेकिन 2025 के 9वें महीने में नीर गिरकर पहुंच गया 84.58। यानी एक साल की गिरावट उतनी नहीं है पर सिर्फ 9 महीने की गिरावट ने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है। और ये फ्री फॉल और मतलब फ्री फॉल जो है ना, ये पैनिक को भी एक तरीके से क्रिएट कर रहा है। अच्छा, डॉलर स्ट्रांग होने से इतना नहीं गिरता, ये सीधे सीधे रुपये की इंट्रिंसिक वीकनेस का एक मैसेज है जो हमारे सामने आया है। वहीं अगर हम बात करें अब रियल की, रीर की, तो नीर नॉमिनल कहानी बताता है लेकिन रीर असल दुनिया की कहानी को बयां कर रहा है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रियलिटी बताता है। रीर मेजर करता है कि भारत में इन्फ्लेशन वर्सेस बाकी दुनिया में इन्फ्लेशन, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन ये मेजर करता है। अगर भारत में इन्फ्लेशन ज्यादा हो तो रुपया दिखने में स्ट्रांग हो सकता है पर असल में वीक होता है। अगर भारत में इन्फ्लेशन कम हो पर रुपया गिरता जाए तो रुपये की रियल वैल्यू जो है ना वो गिर रही है। अब आप शौक सुनिए, नवंबर 2024 में रीर की वैल्यू थी 108.06। रुपया एक तरीके से ओवर वैल्यूड था। 2025 में सिर्फ 11 महीनों में ही रीर की वैल्यू 97.47 आ गई, मतलब कि अब ये अंडर वैल्यू चला गया है। रीर का 100 से नीचे जाने का मतलब है कि रुपया अब सस्ते जोन में है। एक्सपोर्टर्स खुशी मना रहे हैं पर अर्थव्यवस्था का रिस्क जो है वो बढ़ गया है। और ये गिरावट अचानक नहीं आई है, ये डेलिबरेट भी हो सकती है। अब ये क्यों हुई है, व्हाई डिड दिस हैपन, तो इसके दो मेरे को फैक्टर समझ में आते हैं। पहला है ग्लोबल प्रेशर, मतलब कि जियो इकोनॉमिक्स जो चल रहा है। दरअसल दुनिया में कई सारी करेंसीज इस समय मजबूत हुई हैं, जैसे कि ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्विस फ्रैंक, एंड सबसे बड़ा पुश आया है चाइनीज युआन और जापानीज येन के रिवाइवल से। जब दुनिया बदल रही है और रुपया हर करेंसी के सामने गिर रहा है तो सबको साफ पता चलता है कि ये बस एक इंडिया स्पेसिफिक वीकनेस है, दुनिया के इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, दूसरा है डोमेस्टिक कॉसेस, जो कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल भी है। इसमें पहला आ जाता है रिकॉर्ड लो इन्फ्लेशन 0.25% का। भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन इतिहास में सबसे कम है, जबकि यूएस में इन्फ्लेशन 3.5% के आसपास है।
जापान, यूके, ईयू सब में ही इन्फ्लेशन ज्यादा था। अब देखिए, लो इन्फ्लेशन का मतलब होता है आरबीआई पर प्रेशर कम, करेंसी को सपोर्ट करने की अर्जेंसी कम। आरबीआई की स्ट्रेटेजी भी चेंज हुई है। दरअसल पहले आरबीआई 82-83 की रेंज में रुपये को बांध कर रखता था, डॉलर बेचता खरीदता भी रहता था। लेकिन अब आरबीआई एकदम घसीटने लायक आईएमएफ टर्म पे पहुंच गया, मतलब क्रॉल लाइक, एंड सिस्टम में एक शिफ्ट भी आया है। रुपये को धीरे धीरे गिरने दो, क्रैश नहीं होने देना है, लेकिन टाइटली पकड़कर रखने का खेल भी ऑब्वियस सी बात है अब बंद हो रहा है। ये स्ट्रक्चरल पॉलिसी शिफ्ट है और कुछ भी नहीं। तीसरा आ जाता है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पुश, मतलब कि एक्सपोर्टर्स को एक स्ट्रांग बनाना है ना, ये बात है। एक्सपोर्टर स्ट्रांग बनेंगे तो फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ आएगी। ग्लोबल डिमांड लेकिन इस समय स्लो है। चाइना एक तरीके से डंपिंग कर रहा है और यूएस जो है वो टैरिफ्स को बढ़ा रहा है, और इसीलिए पूरा का पूरा जो खेल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। इंडिया को सस्ता पड़ता होगा, लेकिन असली रियलिटी यही है ना, ये एक बात आपको समझनी पड़ेगी। इसके अलावा इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। सस्ते रुपए का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी, मतलब कि इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है वो ग्लोबली अट्रैक्टिव रहेंगे, क्योंकि लो करेंसी मतलब चीपर गुड्स। इंडिया एक तरीके से कॉम्पिटिटिवनेस में अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाएगा। इसके अलावा आईटी और दूसरी सर्विसेज इंडस्ट्री जो है ना, उनको बहुत बड़ा फायदा है, मतलब डॉलर की जो इनकम है ना वो उनकी बढ़ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैन्युफैक्चरिंग की सत्ता भी बढ़ती है। दरअसल मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स को पुश मिलेगा। चौथा पॉइंट आ जाता है ग्लोबल मार्केट शेयर कैप्चर करने का भी मौका है। कमजोर रुपये का मतलब होता है एग्रेसिव प्राइसिंग, और इसका मतलब होता है ट्रेड बैटलफील्ड में फायदा, मतलब आप कम पैसे में चीजों को बेच सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फायदे ही है, इसका रिस्क भी है। सस्ता रुपया आपकी इकोनॉमी को सबसे बड़ा दीमक के तौर पर कमजोर करता है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपके यहाँ पैसा लगाने से डरेंगे, क्योंकि अनस्टेबल करेंसी का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट वॉलेटिलिटी होना और इक्विटी का प्रेशर बढ़ना। इसके अलावा इंपोर्ट्स जो है वो महंगे हो जाएंगे, जैसे क्रूड ऑयल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फार्मा इनपुट्स हो गए, सबकी कीमत बढ़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी एक्सपेंसिव होंगी, जैसे फॉरेन डेप्ट रिपेमेंट जो है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे मान के चलो आपको पहले $100 की उधारी चुकाने के लिए 80 रुपए देने पड़ रहे थे, अब आपको 90 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये कुछ एक रिस्क भी है। जैसे एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही प्रेशर रहेगा। अगर गिरावट अनकंट्रोल्ड हुई तो पूरी मैक्रो स्टेबिलिटी हिल जाती है। मतलब लोग फिर सोचते हैं ना कि यार अब मजबूत होगा तो दे देंगे, अब मजबूत होगा तो दे देंगे, इस चक्कर में उधार बढ़ता जाता है। इसके अलावा हाउस होल्ड पेन भी बढ़ेगा, जैसे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो होंगे ना वो महंगे होंगे, फ्यूल्स महंगा होगा, हेल्थ केयर कॉस्ट महंगा होगा, इनडायरेक्ट इन्फ्लेशन लगेगा। अब देखिए, फ्यूल्स के महंगे होने का मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट जहां से माल आना जाना पूरा होता है उस पूरा महंगा होगा, तो उसका असर पूरे इकोसिस्टम के ऊपर पड़ता है, सिर्फ एक चीज के ऊपर नहीं। तो अब समझ लेते हैं भैया कि क्या ये क्राइसिस है या फिर डेलिबरेट स्ट्रैटेजी है। देखिए, क्रिस्टल क्लियर बात बताता हूं कि 100% क्राइसिस नहीं है, लेकिन ये 100% नॉर्मल भी नहीं है। ये 50% मार्केट रियलिटी है और 50% आरबीआई गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजिक चॉइस है। भारत एक्सपोर्ट पावर बनने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए अंडर वैल्यूड करेंसी उसको एक हथियार के तौर लग रही है। जापान, चाइना, साउथ कोरिया ने यही किया था, पर फर्क यह है कि उन देशों ने करेंसी गिराते हुए डोमेस्टिक कैपेसिटी, मतलब कि आर&डी, सप्लाई चेन्स, ट्रेड लेवरेज, इन सबको पैरेलली ग्रो करने का काम किया था। भारत के लिए भी यही रास्ता है, पर अगर रुपया बहुत तेज गिरा तो यह हथियार खुद अपने देश को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर बात करें फ्यूचर की कि रुपया कहां तक जा सकता है, तो डेटा और ग्लोबल क्यूज देखकर जो सिनेरियो समझ में आते हैं वो दो हैं। पहला सिनेरियो है कंट्रोल डिक्लाइन का, जो कि मोस्ट लाइकली लग रहा है। आरबीआई धीरे धीरे इसको गिरने देगा, अभी 90 के आसपास है, हो सकता है 95 तक चले जाए। एक्सपोर्टर्स इससे खुश होंगे, इंपोर्टर्स टेंशन में आएंगे, इन्फ्लेशन जो रहेगा वो मैनेजेबल रहेगा। दूसरा सिनेरियो है शॉक डिक्लाइन, जिससे कि ग्लोबल इवेंट्स जो है ना वो एक्सप्लोड हो जाएंगे, जैसे यूएस में रिसेशन, चाइना डंपिंग एस्केलेट होना, ऑयल प्राइसेस स्पाइक होना, वॉर एस्केलेशन होना। तो ऐसे में रुपया 9500 की तरफ भी जा सकता है, लेकिन ये पैनिक नहीं बल्कि प्योर मैक्रो इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी है, आप इसको मान के चलिए। और स्ट्रेटेजिक गाइडेंस की अगर मैं बात करूं तो सरकार को क्या करना चाहिए, तो देखिए, आरबीआई को वोलेटिलिटी कंट्रोल करना चाहिए, लेवल नहीं। स्टेबिलिटी मैटर करती है एग्जैक्ट प्राइस से भी ज्यादा। इसके अलावा एक्सपोर्ट मशीनरी को बिल्ड करने का टाइम है। चीप रुपया तभी ताकत है जब इंडस्ट्री रेडी रहे। पता चल रहा है वहां पे रुपया चीप हो गया और आप कोई चीज सप्लाई नहीं कर पा रहे। इसके अलावा इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी, मतलब इंपोर्ट क्योंकि महंगे हो जाएंगे, तो ऐसे में एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ये बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी क्रिएट करेंगी और इससे हमारी ही इकोनॉमी कमजोर होगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी यहां पर कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। मतलब स्टेबल रूल का मतलब होता है कि भाई एक प्रेडिक्टेबल टैक्सेशन रहता है और इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग रहते हैं। तो ऐसे में फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़ा सा डरते हैं जब पैसा ऊपर नीचे होता है। तो
इसके अलावा सप्लाई चेन रेजिलियंस को भी आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। ग्लोबल शॉक से बचने की कैपेसिटी आपको बनानी पड़ेगी। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल बस यही है कि 89-90 रुपये पर डॉलर सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक मैसेज दे रहा है कि भारत आर्थिक बैटलफील्ड में अगला कदम क्या उठाने वाला है। ये गिरावट अनकंट्रोल नहीं है, ये एक तरीके से छोड़ी गई है, सोच समझ के करी गई है। अब ऐसे में देखना यह है कि यह रास्ता सस्ता रुपये वाला भारत का हथियार बनेगा या कमजोर कड़ी बनेगा। देखिए, इंडिया इस समय एक बहुत ही मेजर इकोनॉमिक टर्निंग पॉइंट पे खड़ा हुआ है। करेंसी सिर्फ कागज नहीं बल्कि ये जियोपॉलिटिकल वेपन भी होती है। इसे कैसे चलाना है, यही असली परीक्षा है। फैक्ट पहले, फियर बाद में, स्ट्रैटेजी पहले, शोर बाद में, एंड हमारे राष्ट्र का इंटरेस्ट सबसे ऊपर। जय हिंद, जय भारत।